हमारा 11 चैप्टर जो है वो वीडियोस में चल रहा है। डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, और इसे लोकतांत्रिक लहर के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके कंटेंट में 3 थिंकर्स को ऐड किया गया है। जयप्रकाश नारायण, जिनकी समग्र क्रांति, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। इन सब का अध्ययन हम अपने पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी और डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस पर्टिकुलरली क्या कहलाती है, और इसके अंदर एडल्ट, बैकवर्ड और यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे हुआ। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी इसका जिक्र जब हमने एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति वाला टॉपिक देखा था, हमने गठबंधन का टॉपिक भी पहले पढ़ा था। उन सब के अंदर हम इस चीज़ को पहले देख चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आपको समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आपातकाल आखिर होता क्या है, आपातकाल का अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, भारत के संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है। पहला आपातकाल है 352, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा है 356, जो कि राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जिसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है 360, आर्टिकल नंबर 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल, आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम केवल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा विस्तार से करेंगे। और जो ये आपातकाल का जिक्र है, ये हमारे संविधान के भाग 18 के अंदर अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक मिलता है। बच्चों, ये हर पॉइंट एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे बड़ा ध्यान से नोट करेंगे आप लोग और याद रखेंगे। अब देखिए, जो 352 क्या कहता है, ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में, जब यानी संवैधानिक शासन चलाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं ये सारे आपातकालीन उपबंध। अब 352 में पर्टिकुलर क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। यानी जो ये 75 का आपातकाल जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर ये जो सशस्त्र विद्रोह लिखा है, इसकी जगह क्या जिक्र था, इसकी जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, और इसी कारण वो आपातकाल लगाया गया, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यानी जब तक कोई आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो जाता, तब तक देश की सरकार आंतरिक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती। अब जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब उसके अंदर क्या होता है कि विदेश मामले, आवागमन और ये सब चीज़ें, पासपोर्ट जारी करना, वीज़ा देना, ये सब चीज़ें रुक जाती है उसके अंदर। और जब दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी, तब इसे आंतरिक आपातकाल माना जाएगा। तब अंदर कोई भी जो नियम है वो सरकार चेंज कर सकती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश में या देश के किसी एक पर्टिकुलर भाग पर लागू की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली उद्घोषणा हुई थी अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक, जब चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर हमला किया था। तब पहला आपातकाल लगा था उस, और ये बाह्य आपातकाल था। ठीक है, यानी अंदरूनी जो व्यवस्था है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक
पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण लगा था। ये भी बाह्य आपातकाल था। ठीक है, इससे भी अंदरूनी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु इसी के बीच में जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया, जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। और इसी का जिक्र, इसी का अध्ययन हम आगे करेंगे। ये आपातकाल की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि से मतलब बैकग्राउंड, कि आपातकाल लगाने से पहले क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आपातकाल लगाने की नौबत आ गई। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कोर्ट में चुनौती दी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे हुए और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। राजनारायण सिंह ने दलील दी थी। उनका क्या आरोप था? उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया है और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। हर नेता करता है आजकल, पर ये उस समय का दौर है जब राजनीति के अंदर ईमानदारी और नैतिकता जिंदा थी। ठीक है, तो उस समय इन सब आरोपों पर इंदिरा गांधी का चुनाव एक कोर्ट के जज ने खारिज कर दिया। मतलब उन्हें उनकी जीत को भी निरस्त कर दिया। आज तो जुडिशरी भी हाथ बांध के बैठी हुई है। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया और इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने, अब श्रीमती गांधी ने क्या किया? वो तो एक आयरन लेडी थी, वो थोड़ी ना कोर्ट का फैसला मानने वाली थी। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी करके कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए और देश के लिए अपरिहार्य, मतलब उन्हें नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए आगे एप्लीकेशन अपनी दे दी। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को एक तरफ तो वो घोषणा कर दी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए, और दूसरी तरफ 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। 25 जून को रिजल्ट आया और 26 को आपातकाल लगा दिया। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। और अब इसमें देखो, ये तो बैकग्राउंड में इंदिरा गांधी का इलेक्शन था। दूसरी तरफ पूरे देश में और एक और क्या घटना चल रही थी, इसमें रेलवे आज तक केवल एक ही बार हड़ताल पे गया है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। तो रेलवे हड़ताल पर था और गुजरात तथा बिहार में छात्र आंदोलन हो रहे थे, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण। आप ये पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा जयप्रकाश नारायण के वीडियो में, आपने देखा भी है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व, और वो किस लिए हो रहा था छात्र आंदोलन? बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, बढ़ती महंगाई, इन सब का विरोध करने के लिए छात्र आंदोलन चल रहा था और जेपी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये सारी जो परिस्थितियां एक साथ जब बनी तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये आंतरिक अशांति का मुद्दा है, तो आपातकाल मैं लगा रही हूँ। अब देखिए इस आपातकाल का असर क्या क्या हुआ। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया, जिसके तहत प्रकाशन से पूर्व सभी समाचार पत्रों और लेखों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था, अर्थात तत्कालीन मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थानों पर रखा गया। सरकार ने मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसकी भी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये कानून है जो उस समय लगाया गया, जिसे निवारक नजरबंदी कानून भी कहा जाता है। इसके तहत कड़े कदम उठाए, ये मीसा कानून के तहत। और क्या किया गया? 25 जून 1975 को दिल्ली में हुई विराट रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना के जवानों से आग्रह किया कि वे शासक के असंवैधानिक आदेशों को ना माने और उनका साथ दें, और इसके चक्कर में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। यह और जो मीसा कानून था वो ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं ना कि जिसमें शक के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म नहीं किया है परंतु वो आगे कर सकता है, इस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है।
अब इस कानून के तहत कौन कौन गिरफ्तार हुए देखो। विपक्षी दलों के बहुत बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर को जेल भेज दिया गया। इसमें लालू यादव का नाम भी शामिल था, और लालू यादव जब जेल गए उनकी बेटी का नाम मीसा रखा गया इसी कानून के नाम पर, क्योंकि वो उस समय जेल में थे जब वो पैदा हुई। तो ये सब के सब लोग जो थे इनको मीसा कानून के तहत जेल में भेज दिया गया। अब प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, ये मैंने अलग से पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई, उन्हें आदेश दिया गया कि वह कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति लेंगे। बहुत से समाचार पत्रों ने उन समाचारों तथा लेखों की जगह जिन्हें छापे जाने से रोका गया था कुछ अन्य समाचार छापने की बजाय खाली जगह छोड़ दी। यह समाचार पत्रों के विरोध का तरीका था, यानी ब्लैंक पेपर आता था उस जगह पर कि यहाँ पर जो न्यूज़ हम देना चाहते थे उस न्यूज़ को छापने से गवर्नमेंट ने मना किया है, ये खाली है। और बहुत से न्यूज़ पेपर पैम्पलेट्स वगैरह छपने शुरू हो गए थे। निवारक नज़रबंदी, वही मीसा कानून जिसका जिक्र हमने पहले किया। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता था और उसे उसका कारण बताए जाने की बाध्यता भी नहीं थी। आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था। शाह आयोग किस लिए गठित किया गया था? आपातकाल की जांच के लिए। ठीक है, तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस मीसा कानून निवारक नज़रबंदी कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये भी बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि गिरफ्तार व्यक्तियों में अनेक व्यक्ति लापता हो गए या मारे गए पुलिस टॉर्चर के तहत। ये आपकी जब एनसीईआरटी की बुक आप ओपन करते हो तो आपने कई एग्जाम्पल भी इसके देखे होंगे। संविधान में संशोधन, अब एक और घटना हुई आपातकाल के दौरान, वो क्या थी? श्रीमती गांधी ने संविधान में 39वां संवैधानिक संशोधन किया। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति समाप्त कर दी कि ऐसा कोई मुकदमा ये न्यायालय सुन ही नहीं सकता। और 42वां संशोधन किया जिसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक नया अध्याय जोड़ा गया। ये तो बहुत अच्छी चीज थी। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संशोधन द्वारा ही यह व्यवस्था की गई कि संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कार्यपालिका को बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गई। और इस 42वें संशोधन में जो भी ऐसे संशोधन किए गए, लगभग इसमें 90 संशोधन किए गए थे, और ये कहा जाता है कि इसमें संविधान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। परंतु जो भी संशोधन गलत थे या तानाशाही पूर्ण थे उनको 44वें संशोधन के द्वारा वापस हटा दिया गया था। आपातकाल के सबक, भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं भारतीय घोषणा ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया बल्कि अत्यधिक मजबूत किया। और ये हम निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, क्या सबक हमने सीखे। सबसे पहला सबक तो ये था कि राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत की जनता ने भी आपातकाल का विरोध किया। दूसरा, आपातकाल ने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया। व्यापक विरोध के कारण 1977 में आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई, यानी इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उसको समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। 18 महीनों के आपातकाल के बाद भारत में लोकतंत्र फिर से अपनी राह पर लौट आया। यह बात सभी के सामने आई कि भारत के विभिन्न दल एवं समूह जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और ऐसा न होने पर जनता सड़कों पर उतर आती है। यानी अगर लोकतांत्रिक नहीं रहेंगे तो जनता को सड़कों पे आना ही पड़ेगा। यानी हमारे डेमोक्रेसी हमारे सब लोगों के जीवन का, राजनीतिक जीवन का मूल आधार है। आपातकाल के दौरान प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति और ज्यादा जागरूक हो गया। लोगों को अपने अधिकार पता चले कि भाई हमें हमारे किस अधिकार का हनन, जब कोई चीज छीनी जाती है तब उसकी वैल्यू पता चलती है ना, तो वैसे ही मौलिक अधिकारों के प्रति लोग ज्यादा सचेत हो गए। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। अब जो कोर्ट था वो भी आगे आया। सुप्रीम कोर्ट ने कई इनिशिएटिव लिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन के साथ साथ जो आर्ट जो जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता का जो मुद्दा है वो इसी काल के अंदर एक्टिव हुआ। यानी
जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में एक्टिव हो गया, वो खुद से इनिशिएटिव लेने लगा। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस और प्रशासन को अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यानी पुलिस का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। यह संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई और आपातकाल से सभी ने यह सबक लिया कि इन संस्थाओं का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, यानी पुलिस और प्रशासन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सरकारी मशीनरी का इनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सबक हमने आपातकाल से सीखे। अब देखिए, अब जो एक टॉपिक आपके है कि डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, यानी लोकतांत्रिक लहर क्या होती है, पुनरुत्थान। देश में लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी को व्यापक रूप से लोकतांत्रिक उमड़ या लहर के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी जब जनता बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है और राजनीति को समझने लगती है, तो ये लोकतांत्रिक लहर कहलाती है। लोकतांत्रिक लहर को लोकतंत्र में बड़े उछाल के रूप में बताया जाता है। लोकतांत्रिक लहर चुनाव प्रणाली में लोगों के प्रभावित होने और उसमें भाग लेने में वृद्धि को स्पष्ट करती है। यानी कैसे कैसे पता चलता है कि लोकतांत्रिक लहर है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई ऐसा एक उछाल देश में या समाज में देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि तो वही डेमोक्रेटिक लहर आ गई, इसने तो पूरा ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, बदल कर रख दिया सारा सीन। ठीक है, तो इसे लोकतांत्रिक अपसर्जेस कहते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत लोग अपने ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो नीति निर्माण करने, नीतियों को बदलने और उनका निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोकतांत्रिक लहर सिद्धांत के आधार पर जो भारत के समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतिहास में 3 लोकतांत्रिक लहरों का जिक्र किया है, मतलब 3 ऐसे दौर बताए हैं जब ये देखा गया कि ये जो रिजल्ट था चुनावों का, ये लोकतांत्रिक लहर ही थी पूरी की पूरी। ठीक है, तो पहली लहर कब मानी गई? 1950 से 1990 के दशक में, जब भारत नया नया आजाद हुआ था। दुनिया को लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, लग रहा था, लोगों का ये मानना था, यूरोपीय कंट्रीज का ये मानना था कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा, मीडिया और आधुनिकीकरण, शहरीकरण, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जहाँ पर होगी वही लोकतंत्र संभव होगा। परंतु क्या हुआ, भारत के लोगों ने इस बात को गलत सिद्ध किया और चुनावों का सफल संचालन करके, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सफल संचालन करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में लोकतांत्रिक लहर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह लोकतांत्रिक लहर, इस लोकतांत्रिक लहर में केंद्र व राज्यों के स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति भारतीय युवा मतदाताओं की भागीदारी निश्चित हुई। इस लहर ने पश्चिम की उस कल्पना को गलत सिद्ध किया जिसमें यह माना जाता था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा तथा मीडिया की पहुंच होना आवश्यक है। यानी ये तीनों चारों चीजें भारत में नहीं थी, फिर भी भारत में लोकतंत्र की स्थापना बहुत अच्छे तरीके से की गई और देश की जनता ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। दूसरी लोकतांत्रिक लहर 1980 के दशक में देखने को मिली। 1980 के दशक में क्या हुआ, देखिए, इस दशक में भारतीय समाज के निम्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की राजनीति में भागीदारी को एक लहर के रूप में देखा गया। यानी एक ये वाला जो तबका था, ये पूरा का पूरा नीचे से निकलकर ऊपर आ गया। जिनको हम बैकवर्ड मानते थे, अनुसूचित, ST SC अछूत मानते थे, वो सब भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। इसे योगेंद्र यादव द्वारा द्वितीय लोकतांत्रिक लहर बताया गया। इस दशक में राजनीतिक मंचों पर निचले वर्गों की भागीदारी बढ़ी और इन्हें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का अवसर मिला। फिर तीसरी लहर कब आई? तृतीय लोकतांत्रिक लहर 1990 के दशक में आरंभ होती है और इस लहर में क्या हुआ, इस लहर में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का युग शुरू हो गया। यानी ये तीनों बातों को जनता ने अपनाया और इसका साथ देना शुरू किया। इसे एक ऐसे प्रतियोगी बाजार वाले समाज के उद्भव के रूप में देखा जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। यानी हमारा 90 के बाद हमारा जो समाज है वो बदला, हमारी अर्थव्यवस्था बदली और हमारी राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। आप लोगों ने देखा कि जो दौर कांग्रेस का पतन हो गया, पहले गठबंधन युग आया, उसके बाद में अब आप जो लहर चल रही है उसमें बीजेपी का पूरा समर्थन है, तो कांग्रेस पूरी तरीके से चलेगी। राजनीति बदल गई, अर्थव्यवस्था बदल गई, उदारीकरण हो गया, समाज पूरी तरीके से बदल गया,
पुरानी परंपराएं पीछे छूट गई, आधुनिकीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है। ये सारी चीजें जो है 90 के दशक के बाद भारत में शुरू हुई। तो 3 तरह की लोकतांत्रिक लहर देखी गई और इसमें जनता के मतलब हर तबके ने, युवाओं ने, बैकवर्ड क्लास ने, एसटी एससी ओबीसी ने, महिलाओं ने, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ तीसरी लोकतांत्रिक लहर उन युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के पक्ष में है जो भारतीय समाज के पक्ष में एक महत्वपूर्ण खंड का निर्माण करते हैं तथा भारत के समकालीन प्रजातांत्रिक राज्य में विकास एवं प्रशासन दोनों के लिए अपनी बढ़ती हुई चुनावी प्राथमिकता के दृष्टिकोण से वास्तविक राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपातकाल क्या था और लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना क्या थी, किस तरीके से भारत ने विभिन्न समय पर लोकतांत्रिक लहर का अनुभव किया, जहां पर एक आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिला। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अपने नोट्स बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। आप लोग पढ़ें, घर पर रहें और खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें अच्छी तरीके से।